अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से जुड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर इशिका चिल्लाते हुए ये सारी बातें कहती है, अभी और इसी वक्त मेरे रूम को साफ करो और मैं किसी चीज़ को छूऊंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन, बिना इजाज़त मेरे रूम में आने की। मेरे इजाज़त के बगैर उसने मेरे रूम में कदम रखा कैसे? रखा तो रखा, मेरे रूम में ये सब करने की सोची भी कैसे? कैसे सोची उसने? तब उसकी माँ आके कहती, ये क्या कर रही हो तुम, और तुम क्या कर रही हो ईमा? आपने उसे अंदर आने की इजाज़त क्यों दी? आपने अपने घर में अंदर आने की इजाज़त दी तो उसे मेरे रूम तक आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। अम्मा आपको क्यों क्यों नहीं देनी चाहिए? तुम इनकार किस चीज़ से कर रही हो और डर किस चीज़ से रही हो? मान रहे हैं ना कि तुम्हें लड़कियां पसंद है, मान रहे हैं तुम्हें लड़की पसंद है, तो प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। अम्मा, मैंने कहा आपको उसे मेरे रूम में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। बस इतना कहना है मुझे। और तुम मेरी कड़े कड़े शक्ल क्या देख रही हो? जाओ रूम साफ करो। दोबारा जब मैं आऊँ तो मेरे रूम में एक भी चीज़ उसका नहीं होना चाहिए, एक भी चीज़। सुना तुमने? ये कहकर और दूसरे रूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके वो नीचे आती है डिनर टेबल पर, जहाँ उसके पापा बैठे थे, जिनके चेहरे पर स्माइल बता रही थी कि उन्हें ये चीज़ अच्छी लगी कि उनकी बेटी ने इन्हें इन चीज़ों के लिए मना किया है। तो बिना कहे हुए खामोशी से बैठ जाते। ऊपर दूसरी तरफ एमा अपनी मोम की तरफ देख रही थी और वीडियो कॉल की तरफ देख रही थी, जहाँ पर रूही वीडियो कॉल पर थी। रूही वीडियो कॉल पर सब कुछ देख रही थी और सब कुछ सुन भी रही थी। तो वो रूही की तरफ देखकर कहती, ओ बा, वो बाबा, क्या हुआ? भाभी नहीं कहना मुझे। जो उन्होंने कहा कि वही कीजिए, बस मेरा एक काम ज़रूर कीजिएगा। जी कहिए। वो कुछ बताती है उसे, वो बताती तो सारी चीज़ों को वो साफ कर देती है, पूरे कमरे को, जो उसने 1 घंटे में उसे बनाने। कहते हैं ना, जब हम चीज़ें बनाते या घर बनाते हैं या कोई चीज़ को डेकोरेशन करते हैं जिसको टाइम लेते हैं, कितना टाइम लगता है हमें सजाने में, डेकोरेटर करने में, चीज़ें एक जगह पर सेट करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन उससे एक झटके से एक ही मिनट में वो चीज़ें सब कुछ भी कर सकती है। किसी की सपने भी कर सकते हैं, किसी की वादे भी कर सकते हैं, किसी की ख्वाहिश भी कर सकते हैं। किसी को तोड़ने के लिए, जो घर हमें बनाने में बरसों लगे थे, उसे एक झटके से हम तोड़ देते हैं। 1 सेकंड लगता है, सिर्फ 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड में आप सब कुछ कर लेते हैं। हाँ, जिस तरह से 1 घंटे 2 घंटे लगे थे रूही को इस रूम को साफ कर, रूही को इस रूम को सजाने में, उसी तरह आधे घंटे लगते हैं उस कमरे को साफ करने के लिए, बस आधे घंटे। उस कमरे को सजाने के लिए 3 4 5 लोग थे, और अब इस कमरे को साफ करने के लिए सिर्फ 2 लोग थे। और 2 लोग जल्द से जल्द ये काम करते कहीं उनकी दी को फिर से गुस्सा ना आ जाए, और एक आधे घंटे में बिल्कुल उस कमरे को वैसे ही वे में छोड़ देते जैसे थी, जैसे इशिका का रूम हुआ करता था वैसे ही। वो सारी चीज़ें ले जाकर फेंकती नहीं है, उन सारी चीज़ों को ले जाकर एक बॉक्स में रख के वो अपने कमरे के एक साइड में रख देती है, रूही के कहने पर। और उसने ये भी कहा था, इन्हें संभाल के रखे, ये मेरी अमानत है। एक वक्त आएगा जब वो खुद से ये चीज़ें तुमसे लेगी, अभी वो तुमसे कहेगी नहीं कि तुमने इन्हें बाहर फेंका या नहीं। अगर कह दिए तो बाहर फेंक देना, मसला नहीं है। लेकिन अगर उसने नहीं कहा तो समझ लेना उसे इन चीज़ों से परवाह है। अगर उसने कह दिए बाहर फेंक दो तो बाहर फेंक देना, बस इतना कहना है मुझे। और वो फ़ोन कट कर लेती है, कुछ सोच कर कहती, कुछ देर बाद उसकी माँ की तरफ देखती, दी ने, अक्का ने गलत किया, अक्का ने बहुत ज़्यादा गलत किया। किसी की फीलिंग को इस तरह तोड़नी नहीं चाहिए जिस तरह अक्का ने तोड़े हैं। तो उसकी माँ कहती है, तुम इन चीज़ों में मत पड़ो, वो खुद ही इन चीज़ों को एक दिन अपने कमरे में सजाएगी, डोंट वरी। वो नीचे आते हैं जहाँ डिनर टेबल पर बाप, बेटी और उसका भाई विराट बैठे हुए थे। खाओ भी खामोशी से बैठ के डिनर करने लगते हैं। लेकिन उसके अप्पा कुछ कहना चाहते, तब उसकी अम्मा कहती है, अगर आप लोग दोनों ये सोच रहे हो कि आपकी बेटी ने ये हरकत की आपको अच्छा लगा,
अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बच्ची आई थी, उसने अपनी मोहब्बत की एक ताजमहल बना के गई थी, एक प्यारी सी दुनिया बना के गई थी। उस दुनिया को एक सेकंड में आप एक ही बेटी ने रौंद दिया है अपने पाँव के नीचे। इतनी भी खुदगर्जी अच्छी नहीं होती शिखा। जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसकी कदर ना करो। ऐसा ना हो कि कल को तुमसे छीन जाए, कल को तुमसे दूर चली जाए ना, तो बैठ के रोना मत, तड़प तड़प के मत रोना, और ना कमरे में अपने तकिए पर आंसू रख के रोना, अपने तकिए पर सर रख के रोना। बिल्कुल मत करना ये चीज़ें, क्योंकि तुम अपने हाथों से उसे खो रही हो, अपने हाथों से पल पल उसे मौत दे रही हो, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो ज़िद्दी लड़की है, शायद वो जिद में है। शायद तुम अगर उसकी आंखों में आंखें डाल के कह दो, शायद तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के कह दो कि तुम उससे प्यार नहीं, तो शायद वो मान जाए इस चीज़ को। लेकिन वो मानेगी नहीं, उसके लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तब भी वो तुमसे आई लव यू कहेगी। और तुम इसे रोकना चाहते हो, रोक दो। अगर तुम्हारी वजह ये समाज है, ये अब जब तुम्हारी फैमिली नहीं डर रही इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि तुम्हें एक लड़की से प्यार है, और लड़की है और कोई नहीं, रूही है। रूही एक अच्छी लड़की है, अच्छी बच्ची है, उसे देखना, उसकी चीज़ें समझना। मुझे पसंद है वो लड़की। इस घर की अगर बहू बनेगी तो वही बनेगी। ये मत सोचो तुम्हारे अप्पा ने तुम्हारी शादी कहीं और रख दी, किसी और से तुम्हारी शादी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। गलती से भी ये मत सोचना, क्योंकि जहाँ तक मैं अगर रूही को जान चुकी हूँ, या मेरा अंदाज़ा जो रूही के लिए है, जो रूही के बारे में सोचती हूँ मैं, वो तो ज़िंदगी में कभी तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं होने देगी, किसी से भी नहीं। चाहे इसके लिए तुम खुद भी राज़ी हो जाओ या तुम्हारे घर वाले भी राज़ी हो जाए, कि तुम्हारे अब्बा। हम तो राज़ी नहीं है इस शादी के लिए, किसी भी शादी के लिए। इस घर में जो अगर कोई आएगी वो रूही है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपकी वजह से आपकी बेटी ने किसी की मासूम दिल को रोंदा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को बंद ना करें ना, तो याद रखिएगा, जो जिंदा देख रहे हैं ना अपनी बेटी को, जो आपके सामने बैठ के इस्तेमाल कर रही है, इसके बाद आपको ये स्माइल नज़र नहीं आएगी अगर वो लड़की इसकी ज़िंदगी से दूर चली गई। ये कहकर वो डिनर कंप्लीट करके अपने रूम में तेरे चले जाते। ईमा भी खामोशी से वहाँ से उठ जाती, विराट भी वहाँ से उठ जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर रूही, रात के 10 बज चुके हैं, उसकी मोम डैड ने उसे खाना तो खिला दिया था पहले ही। वो जानते थे अगर इशिका ने उस रूम से सारी चीज़ें निकाल दी, इसके बाद उसकी बेटी उदास हो जाएगी, उनकी बेटी को तकलीफ़ होगा, उनकी बेटी ने शायद खाना ही ना खाए। इसलिए वो रात का डिनर जल्दी कर लेते हैं और आते अपनी बेटी के पास, कहते क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। इशिका ने वही किया जो हमने सोचा था। हाँ किया है, पर आप छोड़िए ना इन चीज़ों को, आप जाके आराम कीजिए। मैं भी सो जाती हूँ, आई प्रॉमिस, मैं सोऊंगी, जागूंगी नहीं। मुझे कुछ करना है तो उसके लिए मुझे फ्रेश होना चाहिए, अपने चेहरे का ख्याल रखना चाहिए, अपनी नींद का ख्याल रखना चाहिए, और अपने खाने का ख्याल रखना चाहिए। मुझसे सिर्फ वो नहीं जुड़ी है, आप सब भी जुड़े हैं, मॉम डैड। उसकी मोहब्बत में आपकी मोहब्बत को मैं तोड़ नहीं सकती, मैं आपकी मोहब्बत को झुका ला नहीं सकती, मैं आपकी मोहब्बत को पीछे भी नहीं छोड़ सकती उनकी मोहब्बत में। अगर वो मुझे नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन आप लोग तो है, आपके लोगों की वजह से मैं ज़िंदा रहूँगी, आप लोगों की वजह से मैं खुश भी रहूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों की इकलौती खुशी हूँ, ये मैं जानती हूँ। और इस बात का मुझे फ़ख्र है कि मैं आप लोगों से बेतहाशा प्यार करती हूँ। आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सो जाऊँगी, ये कहकर बेड के ऊपर आ जाती। तकरीबन रात के 12 बजे रूही की मोम डैड आते, उसके कमरे में देखते कि हाँ रूही तो सो रही है, और उसके कमरे की लाइट बंद करते। लाइट तो पहले से बंद थी, वो जो डिम लाइट चल रही थी वो लाइट को बंद कर देती और आराम से उसके कमरे से वो निकल जाते। तब रूही की मम्मा की थी, आपको लगता है वो आपकी बेटी सो रही है? अगर उसने कहा है कि वो सोएगी तो ज़रूर सोएगी, इतना तो मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। हाँ, रात के बीच में अगर उसकी नींद टूटे वो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या हमें इशिका से बात कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई मेरी बेटी की खुद की है। उसने जिस इंसान से प्यार किया है ना, उससे वो उसको मनाने को खुद चाहिए, ना कि हम ज़बरदस्ती करेंगे। अगर हम कर लें ज़बरदस्ती जाके उसकी मोम डैड से उसका रिश्ते की बात कर लें, सब कुछ कर लें, उस लड़की को अपनी बेटी की ज़िंदगी में भी ले आएँ, लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ का जो वो खुश ना हो, अपने दिल से खुश ना हो, लेकिन बाद में आके शायद वो खुश हो जाए। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। उल्टा वो हमारी बेटी की खुशियाँ ख़राब हो जाएंगी। वो जो खुश है इस उम्मीद से कि हाँ एक वक्त आएगा उसके मुंह से वो लफ्ज़ सुनेगी, आई लव यू, उसे ये सुनने को मिलेगा कि हाँ मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, ये सुनने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत, खुश नसीब, खुद को खुश पाने वाली मेरी बेटी खुद होगी।
हमारी कोई भी कोशिश उसके लिए कोई भी खुशी नहीं लाएगी। इतना तो जानती हो तुम हमारी बेटी को। ठीक कहा आपने। ये कहकर वो अपने रूम में जाते ही रात के तकरीबन 1 बजे जब रूही की आंखें खुलती है, रूही की जब आंखें खुलती है वो बेड पर गहरी नींद में थी। उठ के बैठ जाती, बैठते हुए वो दरवाजे के पास नहीं आती, अपनी बैल्कनी की साइड में आती है। सर्दी का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बिना स्वेटर बिना चीज़ के वो आके खिड़की के पास खड़ी हो जाती है खामोशी से। तकरीबन रात के 1 बजे तो वो आसमान की तरफ देखती है जहाँ चांद सितारों के साथ बिल्कुल घेरे हुए खड़ा था। एक सितारा बिल्कुल दूर थी, चांद से बहुत ज़्यादा दूर थी, बाकी सितारे चांद के करीब थे। तो उस सितारे को तरफ इमेजिन करके कहती ये मैं हूँ और वो इशिका है। चांद इशिका है और मैं सितारा हूँ, जिससे दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, लेकिन एक दिन मैं उसके करीब ज़रूर रहूँगी। मॉम डैड, आपने अपनी बेटी को सोने की चम्मच से शहद खिलाया, आपने अपनी बेटी को और सारी खुशियाँ दी, बहुत सारी खुशियाँ। वो अपनी मॉम डैड की ज़हन में रख के उनसे बात करते हुए कहती, लेकिन आपने मुझे हार का मज़ा नहीं चखाया। आपने अक्सर मुझे जीतने की ख्वाहिश दी है, जीतने की उम्मीद दी है, और मैं जीतती भी आई हूँ इस खुशी से कि आप लोगों को मेरी जीत में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन इस जीत को तो मैं बिल्कुल नहीं हार सकती, इशिका को तो मैं बिल्कुल नहीं हार सकती। वो इशिका की तस्वीर मोबाइल निकाल के इशिका की तस्वीर देखने लगती है जो हिमा ने भेजी थी। उसने कहा था कि जब वो अपने रूम में आए खामोशी से, उसके आधे घंटे बाद या अपने 1 घंटे बाद उसकी तस्वीर खींच के उसके पास भेज दी। तो वो ऐसे ही करती है, तस्वीर देखकर उसे जूम करती है। ये जो आपकी आंखों की, वो बिल्कुल उसकी आंखों को जूम करती है। ये जो आपकी आंखों की नमी है ना, ये मुझे आपसे दूर करने की इजाज़त नहीं देती, ये मानने की इजाज़त नहीं देती कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, आप मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी चीज़ें, मेरी सामान, मेरे गिफ्ट वगैरह सब कुछ बाहर निकालने के बाद भी क्यों आपने ये फूल हाथ में पकड़कर मुट्ठी में कस के बैठी हो, क्यों? हाँ, क्योंकि हिमा ने वहाँ पर एक गुलाब जानबूझ के छोड़ा था। उस गुलाब को इशिका लेकर मुट्ठी में रखती है, लेकिन जब वो मुट्ठी में रखती है तभी ही वहाँ पर हिमा आती है। हिमा अपने मोबाइल को इस तरह करती है कि उसकी तस्वीर की, अब उसकी तो वीडियो बन जाए। वीडियो बनाने के बाद वो उसमें से एक तस्वीर बना के उसके पास भेज देती है, वीडियो को भी भेज देती है, तस्वीर को भी। तो वो उस तस्वीर को गौर से देखती है, जूम करके देखती तो उसकी आंखों में आंसू एक कतरा निकल के उसके गालों में बह जाती है। इस रूही की, आपकी आंखों की नमी मेरी आंखों से बह रही है। ये आंखों की नमी मुझे ये कहने पर मजबूर कर रही है कि हाँ, आप मुझसे प्यार करती है। आपकी मुट्ठी में ये कसा हुआ गुलाब, जो गुलाब नहीं कांटे हैं, उसके नीचे जो कांटे आपके हाथ में चुभ रहे हैं, जहाँ आपको जख्म दे रहे हैं, वो इस चीज़ मुझे बताती है कि हाँ, आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। ये चीज़ ना करती, अपनी आंखों में नमी ना लाती, तो शायद मैं पीछे हट जाती, शायद मैं वो सारी चीज़ें रोक देती जो मुझे करना था। लेकिन नहीं, अब मैंने शौक से करना है ये चीज़ें, इस बात की उम्मीद से लेकर कि आपको मुझसे प्यार है। अगर आप अपने अप्पा की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं आपके अप्पा का भी दिल जीत के दिखाऊंगी आपको। 1 हफ्ते दिए ना उन्होंने मुझसे, 1 हफ्ते में मुझसे जो करवाएंगे वो मैं करूँगी। हाँ, मैं करूँगी, बहुत अच्छी तरह से करूँगी, और इसे करने में मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। वो टाइम देखती है, टाइम अब तकरीबन रात के, अब उसे उठे हुए 1-2 घंटे हो चुके हैं, और फिर सोई नहीं। वहाँ बैठती है, अपनी कई चीज़ें निकालती है, जैकेट निकालती है, अपर निकालती है, पहनती है, जीन्स वगैरह सब लोग पहनकर वो एक बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पर इशिका के डैड ने उसे बुलाया था 4 बजे, और यहाँ से वो 3 बजे ही निकलती है, क्योंकि यहाँ से उसका रास्ता थोड़ा 1 घंटे का था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से खामोशी से निकल जाती है। लेकिन हाँ, जिस तरह वो खामोशी से जा रही है उसी तरह खामोशी से आना चाहती है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर सपना की बाहों में बड़े प्यार से, बड़ी खूबसूरत सुकून से सो रही थी नूर। नूर को बहुत खूबसूरत सपना बहुत अच्छा लग रहा था, और चलते हुए वहाँ जहाँ नूर ने सपना जब एक रूम में आए थे, वो आते ही एक दूसरे को बहुत टाइटली हक करते हुए सपना कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें पा लिया सारी ज़िंदगी के लिए। मैंने तुमसे मोहब्बत की, और मैं खुशकिस्मत हो कि मेरी मोहब्बत को बिना तकलीफ, बिना किसी इम्तिहान के, बिना किसी चीज़ों के मुझे मिल रहा है। जब इम्तिहान का नाम सुनती है तो नूर के चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है। तो नूर की तरफ देखकर सपना कहती, क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे
कुछ गहरी सोच में चली गई, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं, सही कहा आपने। हम ऐसे कुछ नसीब है कि हमें बिना कुछ कहे, बिना कुछ मेहनत किए हमारी मोहब्बत हमें मिल गई। कुछ लोगों को तो ये मिलती भी नहीं है, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब भी उनकी मोहब्बत उन्हें नहीं मिलती है और उन्हें इम्तिहान भी देना पड़ता है। एक मिनट, तुम किसकी बात कर रही हो? अगर तुम्हारा इशारा रूही की तरफ है ना, तो याद रखो वो सपना सपना कहते हो तो याद रखो सामने इशिका है। इशिका के मुंह से ये निकलना आई लव हर, मुझे मोहब्बत हो गई, ये थोड़ी सी मेहनत वाली बात होगी। लेकिन काली इशिका तो नहीं है ना, उसके अप्पा भी तो है। हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने, लेकिन वो इशिका को मना ले। इशिका मान गई तो अप्पा को वो खुद ब खुद मना लेगी। ये इशिका की सोच है। अगर इशिका ने एक बार उसे कह दिया ना आई लव यू, मैं दुनिया के सारे लोगों से लड़ के तुमसे प्यार करती हूँ, और इसके लिए अगर मुझे अपने अब्बा से भी लड़ना पड़े ना तो मैं लड़ूंगी। तो फिर बस रूही की ज़िंदगी में खुशियों की स्टार्टिंग हो गई, समझ लो। यही सबसे बड़ी खुशी होगी रूही की लाइफ में। आई होप सो जो आप कह रहे हो सही हो, मैं जो कहती हूँ वो सही होता है स्वीट हार्ट। टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसे हक करके उसके होठों पर किस करके वो बेड पर आते, एक दूसरे को किस करते करते, पैशनेट किस करते करते, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप। कुछ देर बाद सपना रुक जाती है। जब सपना उठती है उसके ऊपर से बेड पर बैठ जाती तो कहती क्या हुआ, हाँ आप रुक क्यों गए? ये शो हमें ये करना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है सुबह कल को कोई घर के रूम में आ गए तो आप तुम्हें बहुत छेड़ने को मिलेगा। ओ समझ गई आप कहना क्या चाहते हो। हम्म, करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, तुम भी शायद तैयार हो सब कुछ करने के लिए, लेकिन इस घर के अंदर अपनी फैमिली के सामने इम्पॉसिबल। मैं एक भी जगह पर अपनी मोहब्बत की निशानी तुम्हें दूँ ना, तो तुम यहाँ से सुकून से नहीं जा पाओगी, इतना यकीन है मुझे। तो वो शर्मा के उसके सीने पर सर लग देती बैठे हुए ही। तो कहती आप इतनी गहरी सोच क्यों रखते हो? क्योंकि रखना पड़ता है, मेरी फैमिली को मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसलिए। और इतना भी कह सकती हूँ इस वक्त मेरी दी रूम के बाहर खड़ी होकर कान लगा के तुम्हारी आवाज़ सुनने की ख्वाहिश रख रही है। हाँ, आपको कैसे पता चला? वो देखो पाँव के परछाई को दरवाजे के नीचे से जो यहाँ वहाँ कर रही है। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, सोना है। ये कहकर उसे लेटती है और उसके अपने ऊपर लेकर बड़े प्यार से उसके होंठों को किस करती है, आराम आराम से, जोर से नहीं करती, मतलब ज़बरदस्त, मतलब स्पेशलिट नहीं होता, सॉफ्ट होता है। बहुत ही खूबसूरत किस होती है उनके बीच में। वो उसके सीने पर सर रख के गहरी नींद में चली जाती है और ये तक भी भूल जाती है अपनी खुशी में कि उसे किसी के साथ कहीं जाना था। उसने वादा किया था, उस वादे को पूरा करना था, लेकिन वो जा नहीं पाए। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर रूही वो बताए हुए पते पर पहुँच जाती है जहाँ पर इशिका के पापा ने बुलाया था उसे। तो वहाँ जब पहुँचती है तो देखती है वो मंदिर है। वो मंदिर में कुछ पूजा हो रही थी, पंडित वगैरह वहाँ बैठे थे और वहाँ पर इशिका के पापा खड़े थे। जब वो रूही को देखते वो कहते मुझे नहीं पता था इतनी सर्दी में कोई अपनी नींद को छोड़कर, अपनी चीज़ें छोड़कर यहाँ आएगी। तो देखिए सर्दी में लोग कंबल से निकलने की सोचते नहीं, तो वो दूसरे लोग हैं, शायद उन्होंने के प्यार उनके पास होगा इसलिए वो कंबल से नहीं निकलते। मेरा प्यार तो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं कंबल से बाहर आपके सामने आ गई। सो मुझे क्या करना होगा? तो उसकी तरफ देखकर कहते सोच लो अभी से, जो मैं करने के लिए कहूँगी वो तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे एक हफ्ते बहुत मुश्किल, बहुत टफ रहेंगे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर कि मुझे जो कुछ करना है करूँगी, उनकी मोहब्बत के लिए तो करूँगी, उनके लिए ही करूँगी। कल वैसे संडे है, उन्हें देख नहीं पाऊँगी, तो क्या हुआ, कम से कम ये चीज़ तो कर लो। ठीक है, तुम फ्रेश होके आई हो? मुंह हाथ धोकर तो आ गई हो। फ्रेश मतलब नहा के आई हो, क्योंकि ये पूजा जो करनी है इसमें तुम्हें नहाना पड़ेगा इस सर्दी में। हाँ सर्दी में, और तुम्हें नहाने के लिए यहाँ यहाँ पर बैठ के तुम्हारे ऊपर पानी गिराया जाएगा, वो भी 20 बाल्टी। जब ये सुनती उसकी होश उड़ जाते। सर्दी में 20 बाल्टी बीचों में। ये मंदिर ऐसा था, चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़ थी, मतलब हवाओं की रुख थी, चारों तरफ से हवा आ रही थी, इतनी सर्दी थी वहाँ पर। अब और वहाँ पर वो किसे निलाने का कह रहे थे, शुद्धिकरण कहते हैं उसे, उसको शुद्ध करना चाहते, शुद्धिकरण करना चाहते, तो उसे कहते इसके बगैर पूजा नहीं हो सकती। इसके बाद तुम्हें नहाने के बाद इस मंदिर के अपने गीले कपड़ों में इस मंदिर के 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो वो ज़्यादा सुन के वो ज़्यादा शौक हो जाती, 10 चक्कर
क्या हुआ? मेरे कहने से तुम्हें लगता है पसीने आ गए सर्दी के मौसम में? वहाँ पर कुछ लेडीज़ भी थी, जो लेडीज़ होती है ना, पंडिताई वगैरह, वो भी थी उस पूजा के लिए, जहाँ पर उसके डेट बुलाए थे। तो वो कहती है, कौन है वो लड़की जिसके लिए पूजा कर रही हैं आप? पूजा मेरी बेटी शिखा के लिए, और करवा रही है ये। आप मजाक करें भाई साहब, ये पूजा बहुत ही कठिन है, और इसके लिए वो बच्ची छोटी है, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तो कर सकती है, अपनी प्यार की ज़िंदगी के लिए कर सकती है। हम कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमारी कुंडली में ये लिखा गया है, मेरी बेटी की कुंडली में ये दिखाया गया कि उसकी कुंडली में एक दोष है। उस दोष को ख़त्म करने के लिए मुझे एक पूजा करनी पड़ेगी, एक इस एज की लड़की का, जो मेरा मतलब, मैं क्या कहूँ। तब पंडित टाइप में बोलना स्टार्ट करते, इनकी बेटी की कुंडली में ये दोष है कि उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को हर चीज़ से खतरा है, और हर कदम पर खतरे में है अगर वो ये पूजा ना करे। वो भी तब जब वो लड़की अपनी मर्ज़ी से ये पूजा करना चाहे तो, अगर बिना मर्ज़ी के बिना चीज़ के वो ये पूजा हो नहीं सकती। और ये पूजा इतनी कठिन है कि उस लड़की की भी जान को खतरा हो सकता है, यानी कि वो अपने उसके खतरे को अपने सर पर ले रही है। आप इन चीज़ों को मानते हैं आपा? हाँ, मानता हूँ, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, और मैंने ये एक पंडित से नहीं, हज़ारों पंडित से उसकी कुंडलियाँ दिखाई है। हज़ारों पंडित ने मुझे यही सारी चीज़ें कही हैं। जिन पंडितों के साथ मैं बैठता हूँ, बातें करता हूँ, जो मेरे घर में पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, उन सब ने ये कहा है। और शुद्धिकरण इसलिए होगा तुम्हारा कि तुम्हें शुद्ध करके तुम्हारी ये सारी पूजा स्टार्ट होंगी। और पूजा एक दिन में नहीं, 7 दिन में, ये एक हफ्ते की पूजा है। इन एक हफ्तों में तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी है, उसके दोष को ख़त्म करना है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर जो मौत मंडरा रहा है उस मौत को तुम्हें अपने ऊपर लेना है, अपने ऊपर। आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आज मत करो ये पूजा, कोई बात नहीं। जिस दिन तुम्हें लगे कि शिखा की जान को खतरा है, उस दिन आके मुझे बता देना, मैं तो करने के लिए तैयार। तुम नहीं, कोई और से जिससे मैं पैसे देकर ये काम कर सकती हूँ। पैसे लेकर लोग अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन पंडित ने कुछ और कहा है मुझे। उन्होंने कहा वो इंसान वो होना चाहिए जो उससे बेतहाशा प्यार करता है, प्यार का दावेदार होता है। इसलिए तुम्हारे साथ साथ मैं उसे भी बुलाया हूँ, जो मेरी बेटी से प्यार का दावा करता है। उसने सब कुछ मानने के बाद भी मैंने उसे कहा मेरी बेटी उस लड़की से प्यार नहीं करती है, तो आज वो सामने खड़ा है, ये रहा। तो जब वहाँ पर शाहजन सर को देखती है, उसकी मुट्ठी कस लेती है, तो वो कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन जब सारी चीज़ें सुनता है कि उसकी मौत को अपने मुंह पर लेना, तो उसके कदम डगमगा जाते। शाहजन चुप होकर पीछे 2 कदम पीछे हट जाता है। वो कहता है अंकल, आपने मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि ये है सारी दोष है इशिका की कुंडली में। हाँ, तो मैंने तुम्हें बता तो रहा हूँ ना, तुम लोग अपनी मर्जी से करोगी तो ये पूजा होगी, वरना नहीं होगी। एक हफ्ते के लिए कठिन पूजा है, एक हफ्ते के लिए पूजा किसी की ज़िंदगी और मौत का कश्मकश में अपनी ज़िंदगी को भी दांव पे लगाने वाली पूजा है ये। इसके बीच में शायद तुम मर भी सकते हो या तुम बच भी सकते हो। अगर जो इंसान बचेगा वो मेरी बेटी के लाइफ पार्टनर होगा। तो वो शाहजहां कहता है इसके लिए तो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा ना। आपकी बेटी के दोष को अपने सर पर लेकर मैं अपनी माँ को, अपनी फैमिली को मुसीबत में नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं उनका इकलौता वारिस हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है खामोशी से। इशिका अब रूही की तरफ देखते, रूही कहती ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। पंडित ताई कहती है बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी पूजा है, इस पूजा में तुम्हारी जान भी जा सकती है, मुझे मंजूर है। अगर उनकी ज़िंदगी का सवाल है तो मुझे हर चीज़ करने के लिए मंजूरी है, हर चीज़ करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर उनकी जान के ऊपर जो बंदिश है, जो उनकी मौत को करीब करने के लिए तैयार है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे डेमो दिखाओ, मुझे ये बताओ कि उनकी जान खतरे में। अगर आप कह रहे हैं, उनके पापा कह रहे हैं इस चीज़ को, तो मैं झूठ लाऊंगी नहीं, मैं झूठ भी नहीं समझूंगी। आप मुझे जो करना चाहे मुझे करवा सकती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, तुमने कपड़े जो पहने वो सही है, बस इन चीज़ों को अपने जिस्म से हटाओ, जैकेट वगैरह, ये जो दस्ताने मोजे जूर तो जो पहने वो सारी चीज़ें। और वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, एक छोटी सी झील कह सकते हो। उस झील से ताज़ी पानी निकाल के उसके ऊपर डालनी थी, और वही करती है इशिका। रूही जाके उस जगह पर बैठ जाती है, एक दफ़ा सोचती है, आंखें मिस्टर अय्यर की तरफ उठाती है। उन्हें लगता है कि वो झूठ बोले। इशिका
ये नहीं सोचती, सॉरी, रूही ये नहीं सोचती कि शायद वो झूठ भी बोल सकते, शायद उसे एक हफ्ते में इसे इतना टॉर्चर करना चाहते कि जिससे अपने मुंह से ये कह दे कि उसे इशिका से प्यार नहीं है, इशिका से प्यार नहीं करती और ये चीज़ें नहीं करेगी, उसके मुंह से सुनना चाहती है। लेकिन इशिका की मोहब्बत में रूही इतनी पागल हो चुकी है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और तो अच्छा है इस वक्त उसकी दोस्त उसके साथ नहीं है, इसकी दोस्त नूर उसके साथ नहीं है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो भूल चुकी है इस चीज़ को, अपनी खुशियों में वो इस टास्क को, उस चीज़ को भूल चुकी है कि इशिका के पापा ने रूही को बुलाया है। वो सारी चीज़ें वो खुश थी, उसने जानबूझ के ये किया था, जानबूझ के उसने अपनी मोहब्बत की चीज़ों को लेकर फिर दूसरी दफ़ा उसने रूही की, नूर की मोहब्बत की सारी सामान जाके उसे वहाँ रंगवाया था। फिर ये उस कान में देते हुए आ गई थी उसकी फैमिली को, आप लोग जल्द से जल्द इनकी शादी करवा दीजिए, अगर चाहे तो उनके मॉम डैड को भी बुला लीजिए। ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर हुई थी ये सब कुछ रूही के ने ही करवाया था, जो कुछ सपना के घर में हुआ था जानबूझ के। उसे पता था उसके डैड इतने टेढ़े इंसान है, वो कुछ भी करवा सकते हैं उसके साथ, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। अगर उसकी बर्दाश्त ख़त्म नहीं भी हो पाई ना तो सपना तो नूर है ना, वो सारी चीज़ें शायद उसके मोम डैड या फिर इशिका को बता दे। और ये चीज़ें वो अफोर्ड नहीं करना चाहती, वो अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहती है। सच्ची मोहब्बत है तो मैं जीत ही जाऊंगी, और ये सोचकर आंखें बंद करके उस जगह पर बैठ जाती है, उस छोटी सी तालाब के पास। और पंडित जी आते हैं, पंडित ताई आती है तो उसे कुछ चीज़ें देते हैं, उसके माथे पर एक टीका लगाते हैं, उसके सामने उसके चारों तरफ घूम के कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। वो ये नहीं सोचती क्या शायद उसके पापा झूठ बोल रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं, बस आंखें बंद करके बैठ जाती है। एक बाल्टी जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो पूरी तरह से कांप जाती है। एक तो सर्दी ठंडी हवाओं का मौसम था, दिसंबर की एंड की सर्दी कैसी होती है ये आप सबको अच्छी तरह पता है। उस सर्दी में, सर्दी जब जनवरी की शुरू और इन दिसंबर की एंड में आती है, हाय उसका मज़ा ही कुछ और होता है। उसी के बीच में बैठी थी नूर, उसी के बीच में बैठी थी रूही। और रूही अपनी मोहब्बत को पाने की ख्वाहिश रखती है, अपनी मोहब्बत के लिए दर गुजर करने की नहीं, हर चीज़ करने की ख्वाहिश रखती है, दर गुजर करना नहीं चाहती है। अपनी मोहब्बत को जीतने के लिए वो यहाँ बैठी थी, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए बैठी थी। जब वो 5 बाल्टियाँ उसके ऊपर जब गिरती है ना तो वो पूरी तरह से काँप जाती है, यहाँ तक कि उसके होंठ नीले हो जाते हैं। ठंडी हवाएं चलना, ये चीज़ चलना, तो उसके पापा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करके आगे आते, कहते रुक जाओ, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो कहती है, वो हंसते उसकी आगे खोल कर कहती है कांपती आवाज़ में, मैंने प्यार किया है आपकी बेटी से। अगर आप कहती ना मेरी कुर्बानी देकर आपकी बेटी की जान बच सकती है ना तो मैं एक सेकंड नहीं लगाती, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि मेरी इस जान पर मेरे मॉम डैड का भी हक है। तो आपने बस छोटी सी चीज़ कही है, पूजा पाठ करनी है, मुझे करूँगी लेकिन मरूंगी नहीं, इतना यकीन रखिएगा, क्योंकि मुझे जीना है इन 2 इंसानों के लिए, अपने मॉम डैड के लिए भी जीना है, खाली शिका के लिए नहीं जीना, मुझे अपने मॉम डैड के लिए भी जीना है। हाँ, आपको जो करना है आप कीजिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। हाँ मेरी मर्जी, मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आज मैं अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहती हूँ कि इतनी गहराई से मैं अपनी मोहब्बत को मोहब्बत करती हूँ ना कि उसके लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। अगर डर रही हूँ ना तो मैं उठ के चली जाऊँगी, गुस्से चली जाऊँगी, मेरी बर्दाश्त जब मुझे जवाब देगी, लेकिन तब तक तो मैं यहाँ से उठूँगी नहीं जब तक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। इस तरह करते करते उसके ऊपर 10 बाल्टियाँ गिरती है। जब वो कांपने लगती है, जब उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती तो वो आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहती है, मॉम डैड मुझे हिम्मत दीजिए। ये सारी चीज़ें इशिका के पापा सुन रहे थे, वो उसके पास खड़े थे, उन्होंने जैकेट पहनी थी, उन्हें भी घर सर ठंडी लग रही थी, लेकिन वो हैरान थे और इस लड़की को झुकाना चाहते हैं, इस लड़की से ये कहना चाहते कि हाँ वो उसकी बेटी से प्यार नहीं करती। और लड़का जो उसकी बेटी से प्यार करने का दावेदार था ये तक भी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं, इशिका तो प्यार नहीं करती ना उससे, रूही से मैं करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन जब उसने ये सारी सिर्फ एक पूजा की बात की थी, सिर्फ 20 बाल्टी गिराने की बात की थी, वो लड़का भाग के चला गया। और ये लड़की जो ये जानती है कि उसकी बेटी उनसे प्यार नहीं करती और उसके साथ प्यार का इजहार नहीं कर रही है,
वो लड़की उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब वो आंखें बंद करके सिर्फ 2-3 चीज़ कहती है। एक अपने मॉम डैड का नाम लेती है, दूसरी इशिका का नाम लेकर जो उसके चेहरे पर स्माइल आती है, वो अब वो कुछ करती नहीं है। हाँ, काँप तो अब भी रही थी, ठंडे पानी जब आपके ऊपर गिरते हैं तो आप काँप जाते हैं, और बिल्कुल इसी तरह करती है। इसी तरह उसके ऊपर पूरे 20 बाल्टियाँ वो पंडित दाई अपने असिस्टेंट, जो कहते हैं ना पंडितों के भी असिस्टेंट होते हैं भाई, ये नहीं कि नहीं होते, छोटे पंडित होते हैं, मुझसे करवाती है। जब वो सारी चीज़ें करती है तो उसे खड़ा होने के लिए कहती है। खड़ा होकर कहती है, जाओ अब मंदिर के 10 गोल गोल चक्कर काटो। मंदिर पूरी बीचों बीच में थी, चारों तरफ ही पहाड़ी थी। अलग तरीके से थोड़ी सी डगमगा गई तो पहाड़ी से नीचे वो गिर जाएगी, ऐसी मंदिर थी वो। लेकिन वो रुकती नहीं है, कांपते हुए कपकपाते हुए पूरी तरह से 10 चक्कर उस मंदिर के लगा लेती है। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसकी होंठ बिल्कुल पूरी तरह से नीले हो चुके थे, उसके पूरी जिस्म ठंडा हो चुका था। वो इस तरह कांप रही थी। एक पल ऐसा आएगा कि वो अभी गिर जाएगी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए जैसे जैसे पंडित ताई कहती जाती है वैसे वैसे वो मंत्र पढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे चीज़ें कर रही थी। वो करते करते पंडित ताई उसे अब मंदिर के अंदर लेके जाते। वहाँ पर जहाँ पूजा के लिए कुछ पंडित बैठे थे वहाँ पर बिठा के उससे पूजा करवाते हैं इशिका के नाम पर। और पंडित इशिका का नाम लेकर ही वो पूजा कर रहे थे, ये नहीं कि नहीं ले रहे थे, इशिका का नाम लेकर ही वो पूजा कर रहे थे। या शायद ये कह सकते हो एक बकरी बलि का बकरा अपनी कुर्बानी देने के लिए खुद से वहाँ बैठ गई है, अपनी मौत को, अपनी मोहब्बत को ज़िंदगी देने के लिए, उसकी मौत को अपने ऊपर लेने के लिए बैठ चुकी है। हाँ, बैठ चुकी है अपनी मौत और ज़िंदगी को कश्मकश में रख के इस एक हफ्ते के लिए। तो जब वो पूजा सब कुछ ख़त्म होती है तो वो कांपने लगती है। तब एक पंडिताई जल्दी जाकर जो जैकेट उसने पहनी थी वो जैकेट उसे देती है और उसके पाँव में मोजे वगैरह लाकर उसके दस्ताने से पहना के कहती है, तुम ठीक हो बच्चा। और अग्नि के पास कुछ ज़्यादा ही करीब करती है और उसके चारों तरफ अग्नि के जैसे कि ना कहते हैं वो होती है, क्या कहते हैं उसे, ईटर रख देते उसके चारों तरफ, ताकि उस लड़की को गरमाइश लग जाए और लड़की थोड़ी नॉर्मल हो जाए। बहुत ज़्यादा काँप रही थी। अब सुबह के तकरीबन रोशनियाँ निकल चुकी उस मंदिर के सामने से। सुबह के 6 बज रहे थे और रोशनी, सूरज की रोशनी की किरणें आराम आराम से जो इशिका के ऊपर, जो रूही के ऊपर पड़ रही थी, उससे थोड़ा सा सुकून उसे मिलता है, थोड़ा सा, लेकिन उसकी ठंडी कम नहीं होती। अब भी वहाँ पर वो पूजा कर रही थी, काँप रही थी, लेकिन फिर भी कर रही थी, सारी चीज़ें करती। इसके बाद पंडित जी कहते आज की पूजा पूरी हो गई, लेकिन बाकी पूजा यहाँ नहीं हो सकती, आपको अच्छी तरह पता है। उसके लिए आपको आपके कुल मंदिर जाना पड़ेगा। कुल मंदिर मतलब आपके वो जो गांव है वहाँ जाना पड़ेगा ये पूजा करने के लिए। बाकी 5 पूजा वहीं होंगी और अब इस लड़की का वहाँ होना ज़रूरी है क्योंकि ये पूजा इस लड़की ने स्टार्ट की है। तो उसके पापा कहते हैं तो ज़रूर आएगी। तो गांव का नाम लेती है। तब रूही कहती है, ये गांव, ये तो मेरी ननियाल है, यहाँ पर मैं किसी भी वक्त आ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कब आना है मुझे? कल आना है। कल आ सकती है तुम? कल 1 हफ्ते के लिए तुम्हें हमारे साथ गांव में रहना है, वहाँ पर तुम्हारी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा, कि किसी को भी नहीं पता चलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। मेरी दोस्त को भी नहीं पता चलेगा, मैं ऐसे वादा कर रही हूँ आपसे। आज का पूजा हो गया, कल की पूजा वहाँ करनी है। मैं आ जाऊँगी, मैं आ जाऊँगी। मेरे दोस्त का ननियाल है, नूर का, उसका ननियाल है और वहाँ जा सकती हूँ मैं, और मैं कोई भी बहाना बना के वहाँ जा सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकलती है। वो काँप रही थी, वो बहुत ज़्यादा काँपती, मुश्किल से वो गाड़ी के पास बैठती। जैसे ही गाड़ी में बैठती है वो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेती। उसके ओंठ पूरी तरह से नीले हो चुके। तब पंडित जी आके उसके इशिका के पापा के पास आके कहते, तुमने जो सोचा था वो हुआ तो नहीं। लड़की बहुत प्यार करती है तुम्हारी बेटी से, और याद रखो इसकी कुंडली की पूरी तरह से सारी चीज़ें तुम्हारी बेटी से मेल खाती हैं। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी बेटी से इस लड़की को तो दूर नहीं कर सकती। पंडित की बात सुनकर वो पंडित की तरफ देखने लगते हैं। तुम जितनी भी कोशिश करना चाहो, जितनी भी चीज़ें करना चाहो, ये लड़की तुम्हारी बेटी के पास से क्या, तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जाएगी। तुम्हारी बेटी भी उससे प्यार करती है, वो तुम्हारी वजह से खामोश है। लेकिन जिस दिन इसकी खामोशी टूटी ना, उस दिन शायद तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करने लगे।
तो जो करना सोच समझ के करना। तुम इसे तकलीफ़ दे रही हो, उसे दर्द देना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी से वो दूर चली जाए, लेकिन देख लो इतनी ठंडी में इतनी सर्दी में ये पूजा करने के लिए लोग डरते हैं। उस लड़की ने ये पूजा कितनी खामोशी से की, हम सब हैरान हैं। वह पंडिताई भी बात करना स्टार्ट कर देती है। और हाँ, इस कुंडली को जो तुमने मुझे दिया है ना, उस लड़की के नेम नक्शे पैदाइश की सारी चीज़ें मुझे दिखाई है, उससे तो ये आपकी बेटी के लिए बेस्ट है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस इतना कहूँगी इसी पूजा से ख़त्म कर लो इसको। तुम जितना झूठ बोलोगे ना कि तुम्हारी बेटी की कुंडली में दोष है, उसकी जान खतरे में, ये पीछे हटने वालों में से नहीं लगती, याद रखो इसे। और ये पंडित ये पूजा की चीज़ें देती है, और ये पूजा जो तुमने करवाई है ये दोनों के साथ की पूजा है, याद है ना तुम्हें। तो पंडित की बात सुनकर सिर्फ इतना कहता मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बेटी से दूर हो जाए। अभी तो शुरुआत है, अभी नहीं हटेगी तो बाद में दूसरी पूजा में हट जाएगी। तुम उसे अगर मार भी दो, उसे खाओ यहाँ पर बैठ के अपने सर काट के रख देना, तो वो करने के लिए भी नहीं पीछे हटेगी। लेकिन हाँ, एक बात जो उसने कही है ये बात तो माननी पड़ेगी। आखिरी चीज़ अगर मैं यही करूँ तो उसने कहा ना वो अपने मॉम डैड के लिए ज़िंदा रहना चाहती है, तो तुम एक तराजू में उसकी मोहब्बत तो दूसरे तराजू में उसके मॉम डैड को रखना चाहते हो। लास्ट में देखते क्या होता है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते। रूही बहुत मुश्किल से ड्राइव करके घर आती है, क्योंकि 7 बज चुके हैं। वो जल्द से जल्द जाती है कमरे में, और गानी के जो गर्म पानी होते हैं ना उसके अंदर जाके बैठ जाती है। और जिस तरह बैठती तकरीबन 7:30 बजे तक, आधे घंटे तक वो गर्म पानी के अंदर होती है, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है जो चीज़ उसके साथ हो रही है। उसे पता है उसे सर्दी अफोर्ड नहीं होती, उसे थोड़ी सी भी हवा लगे तो उसकी हाल बुरी होती है। वहाँ पर तो 20 बाल्टियों से ना किया गई है, ये इस चीज़ सोचती है। लेकिन जब आंखें बंद करती है उसके सामने सिर्फ एक चेहरा, इशिका का चेहरा, जहाँ पर उसकी आंखें नम थी, जो हाथ में वो फूल लेकर कस के बैठी थी, वो चेहरा उसके सामने आ जाता है और खुद को रिलैक्स कर लेती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है और ये ट्विस्ट आपको कैसी लग रही है। एक हफ्ते के क्या ऐसी चीज़ें करेंगे इशिका के पापा जिससे रूही खुद से ही इनकार कर दे। अब रूही किस तरह से यहाँ से जाएगी, जहाँ पर उसने ये तो कह दिया कि वहाँ इसके नोनियाल मतलब नूर के नोनियाल मतलब मायका, माँ की मायका है, तो वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगी, किस तरह से पहुँचेगी, क्या इस चीज़ की इजाज़त उसकी मोम डैड देंगे? क्या ये एक हफ्ते वो इशिका को देखे बिना रह सकती है? जानने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई लव यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और संडे को एंजॉय कीजिएगा। यह संडे का आपका छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से, जो